Hello students, today we are going to start a new chapter and a beautiful chapter, that is gravitation. This chapter belongs to class 9th. Myself Tushar Bharadwaj welcomes you all in physics in your life. Okay, so let's get started. So we have these two very important personalities, John Kepler and Isaac Newton. इनका जो योगदान है इस ग्रेविटेशन फील्ड में या फिर इन फिजिक्स अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड जॉन केपलर के जो लॉज हैं वो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, बट फिर भी एनसीईआरटी में बॉक्स में इनके लॉज का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. एंड आइजैक न्यूटन जो है, सर आइजैक न्यूटन, इनके बारे में हम, इनके लॉज के बारे में, इनकी थ्योरीज के बारे में हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं. ओके, तो हम इस चैप्टर में भी सर आइजैक न्यूटन का एक लॉ पढ़ेंगे, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट. सो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि इस फील्ड में किन दो ह्यूज पर्सनालिटीज ने काम किया है. Okay, so these are the two personalities, these are the two scientists, John Kepler and Sir Isaac Newton. Okay, now moving ahead, what is the difference between gravitation and gravity? ये दो वर्ड्स हमने सुने हैं कि ग्रेविटेशन होता है, ग्रेविटी होता है, और इन शॉर्ट अगर आप किसी और से पूछेंगे भी तो वो यही बोलेंगे दोनों सेम चीजें. These are the two same things basically, right? तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि दे आर नॉट सेम. ओके, सबसे पहले हमें ये समझना है कि एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है. दैट अट्रैक्टिव फोर्स, दैट पुल इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट. सो व्हेन दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग इन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, any two objects in the universe, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एक अट्रैक्टिव फोर्स जब भी यूनिवर्स में किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगेगा तो वो, उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशन. ये बात समझ आ गई कि दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स present in between any two objects in the universe. Okay, is it clear? And now what is gravity? Gravity is that gravitational force which is present in between the earth and the other objects. बात समझ आ रही है डिफरेंस क्या है? ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन है कि वो किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स जो लग रहा है उसको हम ग्रेविटेशन बोलते हैं. और जब वही फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ और किसी एक ऑब्जेक्ट के बीच में, मतलब अर्थ और किसी और ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा तो हम उसको ग्रेविटी बोलते हैं. ये चीज क्लियर हो गई? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी. इज इट क्लियर? ओके, नाउ मूविंग अहेड, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. Now what is universal law of gravitation? ये वही लॉ है जो कि सर आइजैक न्यूटन ने हमें दिया. According to this law, the force which is present in between the two objects is directly proportional to the product of their masses and it is inversely proportional to the square of the distance between their centers. Okay, ये वो लॉ है. अब इससे हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. अब इसको हम डिराइव कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन समझना पड़ेगा, और जब हम इसको समझ लेंगे तो हमें जो इसकी स्टेटमेंट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे. ओके, सो नाउ सपोज वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स m1 एंड m2. ओके, तो ये जो m1 एंड m2 हैं, m1 जो है वो मास है ऑब्जेक्ट 1 का और m2 जो है वो मास है ऑब्जेक्ट 2 का. ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज r ले सकते हैं आप, d ले सकते हैं, इट इज अप टू यू. ओके, नाउ व्हाट इज दिस f21 एंड f12? f21 क्या है?
force exerted by second body on first body। मतलब M2 जो फोर्स लगा रहा है M1 पर वो F21 है जो कि ये अपनी तरफ इसको ट्रैक कर रहा है, और F12 वो फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट 1 लगा रहा है ऑब्जेक्ट 2 पर। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमने भी पढ़ा था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 एंड M2 का प्रोडक्ट। ओके, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है? देखो, अगर मैं M1 का मास इंक्रीज करता चला जाऊंगा, ठीक है, तो होगा क्या कि जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा, और क्योंकि इसका मास इंक्रीज हो गया इस वजह से ये ऑब्जेक्ट 1 जो है ऑब्जेक्ट 2 पर जो फोर्स लगाएगा वो ज्यादा लगाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर आप मास बढ़ाते चले जाओगे तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। सिमिलरली फॉर M2, अगर आप M2 इंक्रीज करते चले जाओगे, इंक्रीज करने का मतलब आप समझ पा रहे हैं, इंक्रीज करने का मतलब ये नहीं कि मैं इस ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज कर रहा हूँ, मैं इसकी जगह पर कोई और हैवियर ऑब्जेक्ट लेकर आ रहा हूँ, समझ लो। यू कैन नॉट चेंज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज मास इज अ कांस्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, सो मैं कर क्या रहा हूँ, आई एम रिप्लेसिंग अ हैवियर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, नाउ इसीलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब अगर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को दूर लेकर चलता चला जाऊंगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाता हूं, तो होगा क्या, फोर्स जो लग रहा है इन दोनों के बीच में वो कम होता चला जाएगा, नेचुरल सी बात है। ओके, सो अब ये जो डिस्टेंस है मैं M1 से भी मेजर करूंगा तो R आएगा, और M2 से भी मेजर करूंगा तो भी R आएगा, तो R इंटू R स्क्वायर हो गया। दैट इज वाई फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों? क्योंकि अगर R इंक्रीज होगा तो F कम हो जाएगा, और F इंक्रीज होगा तो R कम हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। So now we have these two equations, equation 1 and equation 2. After combining these two equations, we have this equation F is directly proportional to M1 M2 upon R square. Okay, and we know that we have to eliminate this proportionality sign. Okay, and what is the condition of elimination of this sign? We have to include a constant. ओके, तो हमने इसकी जगह पर इक्वल लगाने के बाद एक कांस्टेंट जोड़ा, कैपिटल G, एंड व्हाट इज दिस कैपिटल G? दिस इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब अगर आप F की वैल्यू पुट करेंगे, M1 M2 और R स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास इसकी वैल्यू जो आप कैलकुलेट करके लेकर आएंगे वो होगी 6.673 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। सो दिस इज the constant value of this universal gravitational constant. Is it clear? So I hope you understood this small concept of universal law of gravitation and difference between gravitation and gravity. Thank you.